हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 4 जनवरी को हम लोग 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। चारों आर्टिकल आज द हिंदू से लिए गए हैं। पहला आर्टिकल है द डिस्प्यूट ऑन इंडिया डेट बर्डन। इस आर्टिकल में हम लोग इंडिया का जो डेट बर्डन है, जो आईएमएफ की रीसेंट रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट से ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रीलिम्स के लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम नीड अ फ्रेश इन्फ्यूजन। इसमें हम ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्राइकिंग फियर। जो रिसेंटली ड्राइवर्स के द्वारा स्ट्राइक की गई थी, उसके बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की जाएगी। और हमारा लास्ट आर्टिकल होगा वाई इज़ अपस्किलिंग नेसेसरी फॉर रूरल यूथ। ये आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द डिस्प्यूट ऑन इंडियाज़ डेट बर्डन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, डेटा बेस्ड आर्टिकल है और इसलिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी डेटा बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी आजकल पूछने लगा है। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। ऑलरेडी हम ऐसा आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नई चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। रिसेंटली IMF की रिपोर्ट आई है इंडिया को लेकर, अंडर एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 4 के अंदर जो कंसल्टेशन रिपोर्ट होती है वो IMF के द्वारा रिसेंटली रिलीज़ की गई है और इसमें 2 ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो इंडिया के लिए चिंता की बात है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? पहला, IMF ने कंसर्न रेज किया है अबाउट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडिया डेट। उन्होंने माना है कि 2028 तक इंडिया का डेट टू GDP रेशियो 100% से अधिक हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही है वो कि इट रीक्लासिफाइड इंडिया एक्सचेंज रेट रिजिम, टर्मिंग इट एज अ स्टेबलाइज अरेंजमेंट इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग। उन्होंने इंडिया का जो एक्सचेंज रेट रिजिम है उसे स्टेबलाइज अरेंजमेंट कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इंडिया जो है एक्सेसिव मैनेजमेंट करता है, एक्सेसिव मैनेजमेंट करता है। इसका मतलब इंडिया जो एक्सचेंज रेट है उसको फ्रीली फ्लोट होने नहीं दे रहा है। डिमांड और सप्लाई कंडीशन के हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो फ्रीली फ्लोट नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा जो है RBI उसे मैनेज कर रहा है ताकि बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन ना हो, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन ना हो। तो पहला कंसर्न सिंपल सा है कि इंडिया का जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है डेट से रिलेटेड, उसमें कंसर्न रेज किए गए हैं। और दूसरा, इंडिया का एक्सचेंज रेट रिजिम है उसे जो है स्टेबलाइज अरेंजमेंट कहा गया है। ठीक है, तो पहला तो ठीक है, जो स्टेबलाइज अरेंजमेंट कहा गया है, इंडिया के जो एक्सचेंज रेट है ना, रिजिम को हमेशा से डर्टी फ्लोटिंग के लिए जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है। डर्टी फ्लोटिंग का मतलब क्या है? जनरली जो गवर्नमेंट या फिर RBI है वो एक्सचेंज रेट को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे होते हैं, फ्रीली फ्लोट नहीं हो रहा होता है मार्केट के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। ठीक है, तो ये पहले भी एक्विजिशंस लगे हैं, इससे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया को। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो थोड़ा चिंताजनक है, जिसमें गवर्नमेंट का जो डेट टू GDP रेशियो है वो बेसिकली 100% से अधिक होने वाला है। ये जो दूसरा कंसर्न है ये इतनी ज़्यादा जो है डिबेट स्पार्क किया कि सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो है एक्सप्लेनेशन देना पड़ा और कहना पड़ा कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। बाय 2028 ऐसा सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो में हो सकता है। रीज़न क्या दिया गया IMF के द्वारा कि इतना ज़्यादा डेट बढ़ सकता है? उसका जो रीज़न है वो सिंपल सा रीज़न है, जो इंडिया का क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टारगेट है, इन सारी चीज़ों को करने के लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप देखें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब उन्हें इको फ्रेंडली और ऐसे अल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ रहा है जो कॉस्टली हैं, जो कि सस्टेनेबल हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए इंडिया को जो इन्वेस्टमेंट है, जो फाइनेंसिंग है, उसको ज़्यादा करना पड़ेगा और इसी कारण से जो फिस्कल बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। ये बेसिकली क्या कहा गया है IMF के द्वारा। ठीक, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कह दी है। अब
इम्प्लीकेशन क्या है इसके, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर 100% डेट, ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंसिंग। मान लीजिए आपके ऊपर बहुत लोन है, तो आपको कोई नया बंदा लोन देगा क्या? उसे डर लगेगा, पहले ही इसके पास इतना सारा लोन है, तो ये जो है उन लोगों का लोन चुका नहीं पा रहा है, मेरा लोन कैसे चुकाएगा? तो आपको फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी। अगर आपको फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, और इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सप्लाई नहीं बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, और जीडीपी क्या होगी? स्लगिश होगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंसिंग। दूसरा, अगर वो आपको देगा भी लोन, तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। अगर आपके पास पहले ही लोन है, और जितना रिस्की लोन होता है उतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है। सरकार जो लोन लेती है वो सबसे कम इंटरेस्ट वाला होता है, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि गवर्नमेंट तो लोन चुका ही देगी, डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। इसलिए जो सबसे सस्ता लोन होता है वो सबसे सेफ़ लोन होता है। जो 100% लौटा देगा उसको सबसे कम इंटरेस्ट में लोन मिलता है, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है क्या है, लोन ऑलरेडी है, और आप लोन मार्केट में लेने जाओगे, तो आपको अगर लोन देगा तो आपसे मिलने के चांसेस कम है, तो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट ब्याज लगाएगा वो ज़्यादा लगाएगा। उसको पता है कि आपको ज़रूरत है पैसे की, है ना, आपकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो आपसे ज़्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करेगा, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई होगी तो इंटरेस्ट जो पेमेंट होगा वो भी बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा तो जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ में सरकार खर्चा कर रही थी वो ना करते हुए फिर कहाँ करेगी? इंटरेस्ट पेमेंट में करेगी। ओवरऑल ग्रोथ को नुकसान होगा, वेलफेयर को नुकसान होगा। थर्ड क्या होगा? अब अपने यहाँ जो जीडीपी है ना, डेट टू जीडीपी रेशियो, वो अगर मान लीजिए बहुत हाई है, 100% हो गया, तो डर रहेगा किसको? जो इन्वेस्टर्स हैं, कि भाई मैंने यहाँ पैसा लगाया है, पता नहीं ये गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। अगर गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर गई तो क्या होगा? मैंने जो इन्वेस्टर, एज अ इन्वेस्टर इनके ऊपर पैसा लगाया वो मेरा डूब सकता है। तो वो क्या करेंगे? देश से पैसा निकाल के भागेंगे, और पैसा निकाल के भागेंगे तो डॉलर देश से बाहर जाएंगे, और डॉलर अगर बाहर जाएंगे तो क्या होगा? जो रुपी होगा वो वीक होगा, और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होने लगेगा। समझ में आया क्या? तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होगी तो उसके बाद जितने भी इम्पैक्ट होते हैं हमने कई बार पढ़ चुके हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के। तो ये सारी चीज़ों से जो ग्रोथ है ओवरऑल वो क्या होगी? कम होगी, स्लगिश होगी। तो इसके इम्प्लीकेशन क्या हो गए हमारा? लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, और देयरफॉर स्लगिश ग्रोथ। ये आपको 1, 2 और 3 ऐसे करके पूछ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है, इसलिए इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? रीज़न क्या है इतने ज़्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ने के? है ना, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के कारण एक सबसे बड़ा रीज़न है ना। इंडिया को जो क्लाइमेट चेंज के कारण एडेप्टेबिलिटी और मिटिगेशन टारगेट पूरे करने हैं, उसके लिए जो फाइनेंसिंग है वो बहुत ज़्यादा लगेगी, और डेवलप्ड कंट्री कोई फाइनेंस दे भी नहीं रही है। दूसरा क्या है? लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है इंडिया में, इसके कारण जो सरकार है उनको ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। और अगर आप पिछले 5 साल का देखें तो जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो लगातार बढ़ रहा है ना, स्टेडली इंक्रीज़ हो रहा है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है कैपेक्स का, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ये आपको पूछा जा सकता है। तीसरा क्या रीज़न है? जो सब्सिडी बर्डन है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा है ना। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और सरकार ने अभी रिसेंटली 10 रुपये पेट्रोल के प्राइसेस कम कर दिए, तो सब्सिडी बर्डन बढ़ने ही वाला है। और मेन रीज़न इसका क्या है? इलेक्शंस है ना। 2024 में भी इलेक्शन है, तो फिस्कल बर्डन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इलेक्शन में फ्रीबीज भी बहुत बढ़ रही है। अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, बहुत ज़्यादा फ्रीबी बांटी गई, तो उसके कारण भी फिस्कल बर्डन बढ़ेगा और डेट भी बढ़ेगा। कोविड-19 पैंडमिक के कारण ही एक्चुअल में इतना ज़्यादा डेट हुआ है, ठीक है। कोविड-19 पैंडमिक के समय सरकार ने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया था, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक। और जो हमारा लास्ट रीज़न है वो है टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी भी स्टिल लो है। इन कारणों से जो है इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो लगभग 81% के आसपास है, ठीक है। सरकार ने भी यही कहा है कि डेट टू जीडीपी रेशियो 81 के आसपास है, और जो कि 2006 में भी इतना ही था,
ठीक है। लेकिन अगर FRBM एक्ट की बात करें तो FRBM एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट किए थे 2018 में, उसके हिसाब से कंबाइंड कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए डेट टू GDP रेशियो, 40% सेंटर का, 20% स्टेट का, और ओवरऑल जो है 60% होना चाहिए। अभी अगर देखें तो ओवरऑल कितना है, 81% है। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो यहाँ पर बात की गई है वो है क्रेडिट रेटिंग के बारे में। हम ये भी डिस्कशन कर चुके हैं। बोथ फिच रेटिंग एंड S&P ग्लोबल रेटिंग ने इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको BBB माइनस रखा है, जो कि लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है। 2006 अप्रैल से ये रेटिंग चेंज नहीं हुई है। एक बार चेंज हुई थी 2017-18 में, और उसके बाद दोबारा से वापस BBB माइनस कर दिए। सरकार ने इनकी जो मैथोलॉजिकल मेथड है, जो बायसनेस है, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो क्रेडिट रेटिंग है उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सरकार की जो वीक फिजिकल परफॉर्मेंस है और बर्डसम डेट स्टॉक है, वो उन गवर्नमेंट की जो क्रेडिट रेटिंग है, जो इंडिया की इकॉनमी की क्रेडिट रेटिंग है, उसको कम कर रही है। गवर्नमेंट की नहीं, इंडियन की इकॉनमी की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको कम कर रही है। और क्रेडिट रेटिंग के थ्रू हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या डिसाइड करती है, जो रेटिंग है वो एबिलिटी ऑफ इकॉनमी टू पे बैक इट्स डेट। ठीक है, वो डिसाइड करती है कि जो इकॉनमी है वो उसकी एबिलिटी कितनी है अपने डेट को पे बैक करने की। ठीक है, तो ये बेसिकली कहा गया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा। और उनके द्वारा एक और चीज़ कही गई है कि इंडिया में जो GDP तो बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल जो इनकम है पर कैपिटा वो अभी भी बहुत कम है। इसलिए जो क्रेडिट रेटिंग है इंडिया की इतनी ज़्यादा बढ़ाई नहीं गई है, जो सॉवरेन रेटिंग है इतनी ज़्यादा बढ़ाई नहीं गई है। तो ये दो चैलेंजेस हैं, और दोनों में डेट टू GDP रेशियो बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। तो आने वाले समय में इलेक्शंस ईयर है, और इलेक्शन ईयर में भी सरकार को है ना पॉपुलिस्टिक स्कीम्स को लाने से बचना चाहिए, अननेसेसरली फिस्कल बर्डन बढ़ाने से बचना चाहिए, है ना। ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, और फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते को अपनाने की ज़रूरत है, और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसे वापस 60% पे पहुंचाने की ज़रूरत है। जो डेट टू GDP रेशियो है उसको वापस 60% पर पहुंचाने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आर्टिकल है द ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम नीड अ फ्रेश इन्फ्यूशन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और मीन्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, चांसेस ना के बराबर है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, और उसमें आप अपने आंसर में ये इनोवेटिव सॉल्यूशन मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया को ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, रोड एक्सीडेंट के कारण ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड अवेलेबिलिटी बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है ना। तो अगर हमारे पास ब्लड अवेलेबिलिटी हो, ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर हो, तो हम बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कहीं अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं एज ए इनोवेटिव सॉल्यूशन, इसलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, नीड की बात करते हैं। Blood and its various products play a crucial role in number of medical scenarios, which includes scheduled surgeries, emergency procedure, as well as in treatment conditions such as cancer, thalassemia, postpartum hemorrhage। ठीक है, तो जो ब्लड है और उसके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत क्रूशल रोल अदा करते हैं मेडिकल सिनेरियोज में। चाहे वो शेड्यूल सर्जरी हो, सर्जरी में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी प्रोसीजर में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत उसे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कैंसर जैसे ट्रीटमेंट में, थैलेसेमिया जैसे ट्रीटमेंट में, और पोस्टपार्टम हेमोरेज जैसे ट्रीटमेंट में भी ब्लड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं इशू की। इशू क्या है? रीसेंट रिपोर्ट रिलीज़ की गई है WHO के द्वारा, जिसने हमारा अटेंशन सामने लेके आया है किसके ऊपर? ग्लोबल डिस्पैरिटी इन ब्लड कलेक्शन। ग्लोबली क्या डिस्पैरिटीज़ है ब्लड कलेक्शन में, इसे समझते हैं। टोटल अफ्रीका रीजन की 14% पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ से जो ब्लड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो ब्लड डोनेशन हो रहा है वो कितना परसेंटेज है? केवल 5% कलेक्ट हो रहा है। जितना भी टोटल है उसका 5% अफ्रीका रीजन से कलेक्ट हो रहा है, जबकि पॉपुलेशन टोटल कितनी है? 14% के आसपास है। सिमिलरली लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम नेशन की बात करें तो ये कंट्री में जो कलेक्शन है केवल 2% है और 24% है। लो इनकम में 2% और मिडिल इनकम में 24% है, जबकि इनकी पॉपुलेशन देखें तो 2%। लो इनकम जिसमें 2% कलेक्शन है उनकी पॉपुलेशन 8% है, और लोअर मिडिल इनकम
इनकम नेशन जिनमें 24% कलेक्शन है, उनकी पॉपुलेशन 40% है। तो ये जो ग्लोबल डिस्पैरिटी है ब्लड कलेक्शन में, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं अभी समझेंगे, पर ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये समझने की ज़रूरत है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी जो है WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है कलेक्शन में। इंडिया ने 2019-20 का डेटा है, लगभग 1.27 करोड़ ब्लड यूनिट कलेक्ट किया था। उसके बावजूद भी लगभग 6 लाख यूनिट का इंडिया में जो ब्लड है उसका शॉर्टेज रहा है। ठीक है, तो इंडिया अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुआ है। जितना कलेक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा जो है खपत है अपने यहाँ, और इंडिया में शॉर्टेज है लगभग 6 लाख यूनिट की अकॉर्डिंग टू 2019-20 डेटा। ठीक, सच शॉर्टेज कैन हैव इम्प्लीकेशन ऑन फंक्शनिंग ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम एंड इफ एड्रेस्ड प्रॉम्प्टली कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू सेविंग लाइफ। ठीक है, जो शॉर्टेजेस हैं इसके इम्प्लीकेशन होंगे हेल्थ केयर सिस्टम पे, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि ब्लड बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर होता है हर प्रोसेस में। और अगर हम लोग प्रॉम्प्टली अगर इस शॉर्टेजेस को, इशू को अगर रिजॉल्व कर देते हैं तो बहुत जाने हम बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, according to a study by Savitribai Phule, Pune University, an automobile accident victim needs up to 50 unit of blood. In 2019-20, the shortage was significant enough to put 12,000 accident victim life at risk. जो 2019-20 की शॉर्टेजेस है उसके हिसाब से देखें तो 12,000 जो विक्टिम हैं, एक्सीडेंट होने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है अगर 2019-20 में जो शॉर्टेज था 6 लाख यूनिट का, ये पूरा नहीं होता है। तो ठीक है, तो हम लोगों की जान बचा सकते हैं अगर हम ये शॉर्टेजेस को कम कर दें। अब प्रॉब्लम क्या है, वाई देयर इज़ अ गैप, इस गैप को समझने की ज़रूरत है। जो इशू है उसकी बात करते हैं, डोनेशन क्यों नहीं हो रहा है, कलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ब्लड डोनेशन में इतने लोग आ क्यों नहीं रहे। एक जो सबसे बड़ा इशू है वो क्या है, वो है द प्रोपोगेशन ऑफ मिथ एंड मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन। ठीक है, एक जो सबसे बड़ा रीज़न है ब्लड डोनेशन ना होने का वो है मिस इन्फॉर्मेशन, और जो मिथ्या फैलाई जा रही है कि ब्लड डोनेशन देना सही नहीं है। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई फियर ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है ना, कौन सी सुई यूज़ की जा रही है, HIV ना हो जाए उन्हें, ये सारे डर जो है लोगों के अंदर हैं। दूसरा, उनको ऐसा भी लगता है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी अगर वो ब्लड दे देते हैं। तो ये सारे क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन है। और कई लोगों को ये लगता है अरे यार क्या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्या यहाँ बैठे रहो, है ना, और ब्लड देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बेसिकली जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये पहला रीज़न है लो डेवलपिंग कंट्रीज़ और मीडियम डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो कलेक्शन है उसके कम होने का। दूसरा क्या सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ा रीज़न है, वो है डेटा समझते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू डेटा पॉइंट टेबल इन पार्लियामेंट, ओवर द कोर्स ऑफ 3 ईयर फ्रॉम 2014-15 टू 2016-17, अ सरप्लस ऑफ 30 लाख ब्लड यूनिट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स वर डिस्कार्डेड। द प्राइमरी रीजन वर एक्सपायरेशन फ्रॉम नॉट बीइंग यूज्ड, डिग्रेडेशन ड्यू टू स्टोरेज एंड प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन सच एज HIV एंड सिफिलिस। ठीक है, तो जो दूसरा बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ ब्लड की शॉर्टेजेस होने का, जो गैप है वो होने का, वो क्या है, जो ब्लड है उसकी ज़्यादा एक्सपायरी नहीं होती है, बहुत जल्दी जो है ना, वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ख़राब हो जाता है अगर उसे प्रॉपरली नहीं रखा जाए तो। ठीक, तो क्योंकि ज़्यादा समय तक के यूज़ नहीं कर सकते आप, और बहुत जल्दी जो है उसको प्रॉपरली यूज़ करना पड़ता है, उसे प्रॉपर जगह रखना पड़ता है, इसके कारण बहुत ज़्यादा जो ब्लड है उसे डिस्कार्ड करना पड़ा है। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, लगभग 30 लाख ब्लड यूनिट हम लोगों ने 3 साल में क्या किए हैं, डिस्कार्ड किए हैं। और डिस्कार्ड करने के रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन प्रेजेंस होते हैं और डिग्रेडेशन हो जाता है स्टोरेज के दौरान। तो ये प्रॉपर रीजंस हैं जो शॉर्टेजेस के हैं। ठीक है, तो इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। तो सबसे आसान और सस्टेनेबल वे क्या है, पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोबस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो पहला जो सॉल्यूशन दिया गया है वो है
पीपीपी के थ्रू हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव मॉडल फॉर ब्लड कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवली एड्रेसिंग न्यूमरस एग्जिस्टिंग चैलेंज। ठीक है, ऐसा एक मॉडल कौन सा हो सकता है? हब एंड स्पोक मॉडल इज वन सच इनोवेटिव मेथड वेयर हाई वॉल्यूम ब्लड बैंक एक्ट एज अ हब फॉर स्मॉल ब्लड सेंटर्स। ठीक है, तो क्या हो सकता है? हब एंड स्पोक मॉडल क्या होते हैं? ये स्पोक्स हो गए, एक बहुत बड़ा हब रहेगा और उससे बहुत सारे छोटे छोटे सेंटर्स, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरीके से छोटे छोटे सेंटर्स बने रहेंगे और इनके बीच में जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये लोग कलेक्ट करेंगे और फिर ये यहाँ पर जमा होगा, इसी तरीके से यहाँ से निकल करके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। हब को हमें है ना डेवलप करने की ज़रूरत है, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर सारा ब्लड सेफ रह सके। तो हब एंड स्पोक मॉडल एक अच्छा और इनोवेटिव सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम ब्लड कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और इसमें पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत होगी। अकेले सरकार नहीं कर पाएगी, अकेले प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाएगा। तो अगर हम ये पर्टिकुलर मॉडल अपनाते हैं तो इससे हम एड्रेस कर सकते हैं जो गैप है ब्लड अवेलेबिलिटी में, डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्सेसिबिलिटी में, है ना। जो प्रोडक्ट हैं ब्लड की उनकी हर लेवल पर एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, लोअर लेवल पर भी, गांव में भी जो है ब्लड को पहुंचाया जा सकता है, विलेज लेवल पर। समझ में आया क्या? अगर हम हब एंड स्पोक मॉडल यूज़ या यूटिलाइज करते हैं तो ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या रहेगा? हम लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। अगर इम्प्रूव करना है अवेयरनेस, जो ब्लड रिलेटेड मिथ है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उसे काउंटर करना है तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को सरकार के साथ जो है मिलके काम करना पड़ेगा और ग्रास रूट लेवल पर अवेयरनेस कैंपेन चलाने पड़ेंगे। ऐसे कैंपेन में सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा सकता है और इनोवेटिव टूल्स भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीलिंगुअल कॉमिक्स, है ना, अलग अलग लैंग्वेज की जो कॉमिक्स है उसमें हम बता सकते हैं कि जो ब्लड है उसको देने के, डोनेट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली जो मिथ है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उसे काउंटर करने में हमें हेल्प हो सकती है और लोगों को इन्फॉर्म्ड बनाने में हेल्प हो सकती है और वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। जो ब्लड कलेक्शन है उसे हम सिर्फ अवेयरनेस से इंक्रीज़ कर सकते हैं। लास्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा? Political leaders and the policy maker must continue to take step to strengthen blood management system। जो पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिसी मेकर हैं, उन्हें कंटिन्यू करना है स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम। जो ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करने में स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। साइमल्टेनियसली प्रोएक्टिव एंगेजमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री, जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें भी एंगेजमेंट करना है और जो सिविल सोसाइटी है उसे भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना है ताकि हम जो ब्लड मैनेजमेंट इकोसिस्टम है उसे डेवलप कर पाएँ, बेहतर इकोसिस्टम बना पाएँ। होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा जो डिफ़िकल्ट हो, आसान है। आप अपने आंसर्स में इसे मेंशन कर सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्राइकिंग फियर। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। रिसेंटली पूरे देश में थोड़ा कियोस सा हो गया था, पेट्रोल पंप की लाइनें लंबी हो गई थी। उसका कारण क्या है? पूरे देश में जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के कहने पे जितने भी ड्राइवर्स हैं, स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स, उन्होंने अपनी गाड़ी जो जहाँ थी उसे वहीं खड़ी कर दिया और उसके कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक गया। जो ऑयल आने वाले थे, जो पेट्रोल आने वाला था पेट्रोल पंप में, वो पेट्रोल ही नहीं आया। अब जब सप्लाई ही बंद हो गई, ट्रांसपोर्टेशन ही ख़त्म हो गया, तो ये केओस तो होना ही था। 3 दिन की स्ट्राइक थी। हालांकि स्ट्राइक को फिर ख़त्म कर दिया गया, लेकिन आखिर ये स्ट्राइक हुई क्यों, इसे समझने की ज़रूरत है। रिसेंटली भारतीय न्याय संहिता में सरकार के द्वारा सेक्शन 106 को इंट्रोड्यूस किया गया है और रिप्लेस किसको किया गया है? 304A ऑफ IPC। 304A ऑफ IPC को रिप्लेस करके सेक्शन 106 लाया गया है, जिसका काम क्या है? विच पनिश द कॉजिंग ऑफ डेथ। क्या पनिश कर रहा है? कॉजिंग ऑफ डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट बाय अ पर्सन और
और ड्राइवर। बेसिकली हिट एंड रन केस की बात यहाँ की जा रही है। हिट एंड रन केस अगर इनकी गलती है, नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग के कारण अगर किसी की डेथ हो जाती है हिट एंड रन केस में, तो इनको जो है पनिशमेंट किया जाएगा। इस किस प्रोविज़न के अंदर? सेक्शन 106 के अंदर। पहले जो पनिशमेंट दी जाती थी, एग्जिस्टिंग टर्म जो है कितनी है? 2 साल की सज़ा थी मैक्सिमम। लेकिन जो रिसेंटली लाया गया है बिल, उसमें सेक्शन 106 में बीएनएस में जो पनिशमेंट है उसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया था। फिर अभी जो है इसे कम करके 5 साल सज़ा की गई है। तो 5 साल तक का प्रिजन टर्म जो है अलॉन्ग विथ फाइन ड्राइवर को देना पड़ेगा। और इसलिए जो है पूरे इंडिया में ड्राइवर्स के द्वारा स्ट्राइक की गई है। ठीक है, क्यों की गई है उसे भी समझेंगे। इसके अलावा एक और प्रोविज़न इसमें ऐड किया गया है, और वो ये है कि अगर हिट एंड रन केस होता है और जो ड्राइवर्स होते हैं जनरली वहाँ से भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर रहेंगे तो लिंचिंग होने की संभावना रहेगी, लोग भीड़ उन्हें जान से मार सकती है, इसलिए वो उस एरिया से तुरंत भाग जाते हैं। लेकिन एक प्रोविज़न और डाला गया है कि अगर वो मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट नहीं करते अपने हिट एंड रन की, तो उनकी जो सज़ा है उसको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है। मतलब अगर वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो सेम सज़ा जो 5 साल की थी वो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और ये दूसरा रीज़न है जो ड्राइवर के द्वारा स्ट्राइक किया गया कि ये इतनी ज़्यादा जो है सज़ा होगी तो कैसे काम चलेगा, है ना। लोग जो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, वो बहुत लंबी लंबी जर्नी करते हैं। और जो सबसे बड़ा रीज़न उनके स्ट्राइक करने का ये कि आप पहली बात तो उनकी नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग को डिसाइड कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं क्या सिर्फ उसमें रैश ड्राइविंग के कारण होते हैं या नेग्लिजेंस के कारण होते हैं? बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हैं जो रोड की बनावटों के कारण होते हैं, जो रोड है उसमें पोथोल्स होने के कारण होते हैं, प्रॉपर रोडें ना होने के कारण होते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि एक्सीडेंट हुआ है उसके पीछे हम ड्राइवर्स को इतनी ज़्यादा सज़ा दे रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों पे फोकस बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो नए प्रोविजंस हैं ये डिसप्रपोर्शनेट है, ऐसा ड्राइवर्स का मानना है। ऐसे ड्राइवर जो कांग्रेस है इनकी, ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है इनकी, जितना यूनियन है ड्राइवर्स का, उनका यही मानना है कि ये जो प्रोविजंस हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट है। ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है वाइस अपस्किलिंग नेसेसरी फॉर रूरल यूथ। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली स्किल इंडिया से रिलेटेड जो थीम है, स्मार्ट विलेज से रिलेटेड जो थीम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल पूछे जाते हैं यूपीएससी मेंस में, इसलिए ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है ना। हमें इस तरह का क्वेश्चन आया है पिछले 5-7 साल के पेपर उठा के चेक करोगे तो कि इंडिया को स्मार्ट सिटी से ज़्यादा स्मार्ट विलेज की ज़रूरत है। इंडिया को जो रूरल एरिया में यूथ हैं उसे स्किल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। मेन्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर अपस्किलिंग क्यों नेसेसरी हुई है रूरल यूथ की। बाय 2047 हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहने लगेगी, लेकिन अदर हाफ अभी भी रूरल एरिया में रहेगी। और जो लोग रूरल एरिया में रुकेंगे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है, और उस लिए उनको एम्प्लॉयमेंट रेडी बनाने के लिए उन्हें स्किल प्रोवाइड करना ज़रूरी है ना। हम क्या चाहते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है वो हैपहज़ार्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जिसके कारण जो अर्बन एरिया है उस पर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो रूरल एरिया है उसे स्मार्ट बनाया जाए, जो विलेज है उसे स्मार्ट बनाया जाए। और विलेज स्मार्ट बनाने के लिए वहाँ पर जो यूथ है उसे एजुकेशन देना पड़ेगा, उसे एमिनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। क्यों आखिर रूरल यूथ बाहर काम के लिए जाता है, अर्बन एरिया में काम करने के लिए जाता है? उसे लगता है कि अर्बन एरिया में लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर है। अर्बन एरिया में जो एमिनिटीज़ है वो सारी की सारी प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, और वो अपने बच्चों के लिए और ख़ुद के लिए ये सारी एमिनिटीज़ चाहता है। अगर रूरल एरिया में ये एमिनिटीज़ प्रोवाइड हो जाए तो क्या जो रूरल यूथ, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो माइग्रेशन करेंगे? इनफैक्ट
लोगों को अर्बन एरिया में इतना रहना पसंद भी नहीं है। रिवर्स माइग्रेशन भी पॉसिबल है, जैसे कोविड के समय में हुआ था, लेकिन जो कोविड के समय में हुआ था वो फोर्स माइग्रेशन था, है ना। अपनी इच्छा से जो माइग्रेशन होगा रिवर्स, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी सक्सेस हो सकती है अगर इंडिया स्मार्ट विलेज बनाने में क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। और स्मार्ट विलेज बनाने के लिए इंडिया को अपस्किलिंग करनी पड़ेगी रूरल यूथ की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल शुरू करते हैं। क्या है आर्टिकल, इसमें जो जिस्ट है बस उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फार्मिंग जो है मेन सोर्स ऑफ रूरल लाइवलीहुड है इंडिया में, जो रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, है ना। सप्लीमेंट इनकम जनरली लाइफ स्टॉक से भी कर लेते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज देखें तो फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंसी पूरी तरीके से होती है। और जो रूरल यूथ हैं वो भी ज़्यादातर अपने घर पे फार्म में काम करके जो है हाथ बटा रहे होते हैं। एक्स्ट्रा अल्टरनेटिव उनके वो पास जो है एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, लाइवलीहुड का कोई और सोर्स नहीं है। तो बेसिकली हमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन वोकेशनल अगर ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें इशू है क्या, वोकेशनल ट्रेनिंग आईटीआई इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इंडिया ने बहुत सारे आईटीआई इंस्टीट्यूट ओपन कर रखे हैं। आईटीआई का इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर आपको याद होगा 10th के बाद बहुत बच्चे आईटीआई कर लेते थे। 10th के बाद जो है ये डिप्लोमा कोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सारी ब्रांच में ये बेसिकली कोर्सेज कराए जाते हैं। इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला जितना भी काम है वो आपको यहाँ सिखाया जाएगा। गाड़ी सुधारने जैसा जो काम है, मैकेनिक वाला काम, वो आपको यहाँ पर स्किल दी जाएगी, है ना। तो आईटीआई के 3 साल के कोर्स के बाद बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग भी करते हैं, सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है याद हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रॉब्लम क्या है, आईटीआई के साथ जो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें एक तो एक्सेसिबिलिटी कम है। ये जनरली टाउन एरिया में या सिटीज़ में ही आईटीआई ओपन किए जाते हैं, रूरल एरिया में नहीं किए जा रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है, नो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। आईटीआई जो है ट्रेनिंग तो दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड अभी भी नहीं बन रही है। तो हमें फोकस करना है वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, पहला। और दूसरा फॉर्मल एजुकेशन पे भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फॉर्मल एजुकेशन पे अगर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो जो रूरल यूथ हैं उन्हें इंस्पायर किया जा सकता है फॉर हायर एजुकेशन, और वो हायर एजुकेशन अगर करते हैं तो उनकी जो अपॉर्चुनिटी होगी अल्टरनेटिव लाइवलीहुड की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वेज दिए हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्मल एजुकेशन दे सकते हैं। क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्कार्स है। सेकेंडरी एजुकेशन अगर देखें तो रिमोट एरिया में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल होंगे बहुत रेयर। अगर गवर्नमेंट स्कूल की हालत हम जानते ही हैं, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट एजुकेशन बिल्कुल भी रूरल एरिया में प्रोवाइड नहीं किया जाता। जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मैक्सिको का टेली स्कूल मॉडल है, जिसके थ्रू डिजिटाइजेशन के थ्रू हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट है वो तो प्रोवाइड किया ही जा सकता है, सब्जेक्ट वाला एजुकेशन, पीसीएम वाला। इसके अलावा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी दे सकते हैं, जिससे जो बच्चे हैं उनका एटीट्यूड इम्प्रूव होगा, उनके अंदर एस्पिरेशन आएगी और वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, जिसके थ्रू उनके पास अल्टरनेटिव्स, है ना, लाइवलीहुड के साधन बढ़ेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके लिए जो है NIIT फाउंडेशन और प्रथम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है साथ में काम किया जा रहा है, स्पेशली किस एरिया में, रूरल एरियाज़ में बच्चों के साथ उनकी अप स्किलिंग करने के लिए। ठीक है, हाइब्रिड लाइफ स्किलिंग प्रोग्राम आर ऑफर्ड बाय बोथ इन NIIT इन कोलैबोरेशन विथ यूनिसेफ। यूनिसेफ के साथ मिलकर NIIT जो है फाउंडेशन एक हाइब्रिड स्किलिंग प्रोग्राम चला रहा है, जो कि सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू चलाया जा रहा है। प्रथम भी जो है, प्रथम एक NGO है, उनके द्वारा भी ऑफ़र कोर्सेज किए जा रहे हैं फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स सच एस इन हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन। इन जो है एरियाज़ में क्या है, स्किल प्रोवाइड करने के लिए कई सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं प्रथम के द्वारा। किस एरिया में, रूरल एरिया में, ताकि जो रूरल यूथ है उन्हें प्रॉपर स्किल प्रोवाइड की जा सके। बाय ऑफरिंग रूरल पॉपुलेशन स्किल इन फील्ड लाइक एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन, pollution monitoring, nursing and digital technologies via e-learning, rural India can boost employability in both traditional and non-traditional trades, leading to vibrant economy। अगर हम स्किल प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन जैसी फील्ड में, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग जैसी फील्ड में, नर्सिंग में, डिजिटल टेक्नोलॉजी वाया ई लिटरेसी, तो जो रूरल एरिया है वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाया जा सकता है। जो लोग हैं, जो यूथ हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट लायक बनाया जा सकता है स्किल प्रोवाइड करके, और इंडिया एक वाइब्रेंट इकॉनमी बन जाएगा इससे। ठीक, ये बेसिकली आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।